कोई घर खरीदने के लिए जाता है तो उसको लगता है कि अफोर्डेबल प्राइस में घर मिले, और अपना घर का तो सबका सपना होता है। तो आप किस तरह से काम कर रहे हैं? बेसिकली जो आज के समय में जनता है या जो कस्टमर हैं, उनको बेसिक इंफ्रा के अलावा आजकल मॉडर्न एमिनिटीज़ की बहुत आवश्यकताएं हैं। जैसे लोग आते हैं, उनको एक अपना घर का सपना होता है, तो घर का सपना तो बड़े आराम से पूरा कर लेती हैं, बना लेती हैं, मगर उसके साथ में जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके लिए वो हर बार एक डेवलपर की तरफ देखते हैं। पिछले काफ़ी समय से देखा है हम लोगों ने अपने आगरा में, एनसीआर में जो पाया, डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट को आधे अधूरे छोड़ दिए, पैसे ले लिए, कस्टमर्स अपना पैसा दे के चला गया, उसकी सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल पे बनाएं, जिसमें हमने अपने यहाँ पर 80 फीट के रोड, 60 फीट के रोड, 40 फीट के रोड कॉलोनी के अंदर दिए हैं, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी लैंड यूज़ कम रह जाता है। प्रोजेक्ट के अंदर जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। अच्छे मॉडर्न अपने क्लब हाउसेस दिए हैं, शानदार अपने यूरोपियन स्टाइल्स के गेट दे रहे हैं, जिसमें पूरा यूरोपियन लुक और काफ़ी अच्छा लुक एंड फील आ रहा है। बाहर में हम लोगों ने यूरोपियन स्टाइल की बाउंड्री वॉल्स क्रिएचर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े पार्क बना रही हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली पहला एक प्रोजेक्ट किया था कुबेरपुर पर, अहिंसा ग्रीन वैली के नाम से। वहाँ पे हमने ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा। बेसिकली हरियाली और जो पर्यावरण है वो आज एक देश में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। लोग आते हैं, पेड़ों को काट देते हैं या पेड़ ख़त्म होते जा रही हैं। हरियाली और ऑक्सीजन की जो एक समस्या देश में बन रही है, तो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस चीज़ का भी बहुत विशेष ध्यान रखा है। अच्छे क्लब बनाएं, बढ़िया जिम, जो उनको इलेक्ट्रिफिकेशन, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, एसटीपीज, वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी है आज की डेट में इतना बारिश का पानी आता है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर कहीं कोई व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हो रही हैं। तो जो बारिश का पानी हमारे यहाँ पे जो भूगर्भ में पानी नीचे चलता चला जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रॉपर तरीके से बना रही हैं। पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने सक्सेसफुल तरीके से अपना स्टार्ट किया था 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को हमने उसे 100% सोल्ड आउट के साथ कंप्लीट कर दिया। अभी हमने अपना रिसेंटली सेकंड प्रोजेक्ट फतेहाबाद रोड पर लॉन्च किया है 3 अक्टूबर को, जो हम एक बड़ी टाउनशिप के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं, जिसमें हमारा विज़न है कि हम यहाँ पर आगरा में फतेहाबाद रोड को और लखनऊ एक्सप्रेसवे को, दोनों को आपस में कनेक्ट करें, जिसके लिए हमने 80 फीट का मास्टर प्लान रोड दिया है अपनी कॉलोनी के अंदर। उसके बाद उसमें 60 फीट के, 40 फीट के, 30 फीट के रोड लेके जा रही हैं। बहुत अच्छी एमिनिटीज़ के साथ पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही हैं। यूरोपियन स्टाइल के सारे काम करने के अलावा हम लोग इसके अंदर जो ग्रीनरी है और जो पार्क हैं उसको पूरी एक थीम वाइज प्लान कर रहे हैं, कि आदमी, एक कस्टमर अंदर आता है तो उसको उसमें थीम महसूस हो कि हम उस थीम के साथ में उस कॉलोनी के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर हम एक कम्युनिटी हॉल बनाने जा रहे हैं और एक हम उसमें स्कूल बनाने जा रहे हैं। बाहर पूरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रही हैं, अंदर विलास बना रही हैं, लास्ट में उसमें फार्म हाउस बना रही हैं। मतलब पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट पैकेज है आगरा शहर के लिए। अब तक आगरा शहर में प्रोजेक्ट पहले भी हुए हैं, लोगों ने काम किया है और डेवलप किया है, मगर इस सोच के साथ कि एक पूरी टाउनशिप के अंदर पूरी लग्जरी एक आदमी को टच एंड फील जो देने का काम है, वो हम एक नए सिरे से करने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है इस प्रयास में हमें लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और कस्टमर का बहुत अच्छा एप्रिसिएशन हमें मिल रहा है। विख्यात भटनागर जी, आप तो बहुत यंग हैं और कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाई है। मुझे लगता है आप अपने नाम की तरह भी विख्यात होंगे आगरा में, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर हम मेहनत करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं या फिर बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं, तो उनका भविष्य बेहतर बनता है। अगर बच्चों का भविष्य बेहतर है तो हम समझते हैं कि हमारा आने वाला कल भी बेहतर होगा, प्रदेश का, ज़िले का, देश का विकास होगा, नाम रोशन करेंगे। तो किस तरह आपका योगदान, आप युवा भी हैं, समझते भी हैं, क्या नए इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिए जा रहे हैं युवा होने के नाते एजुकेशन सेक्टर में? देखिए, जो मैं भले ही नया हूँ, पर जो मेरा स्कूल है उसको 50 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग का स्कूल 12th तक CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एंड बहुत सालों से हम लोग टॉपर्स देते आ रहे हैं पूरे स्टेट के अंदर। और देखिए, जहाँ तक बच्चों के एजुकेशन का सवाल है, हाँ, एक कुछ साल पहले हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, क्योंकि कोविड के चक्कर में सब लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस और ये सब सिस्टम शुरू कर दिया था। और मेरा मानना है कि
टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक पर्सनल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो बॉन्ड कोविड के अंदर बिल्कुल टूट सा गया था। तो उसके चक्कर में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारे पास बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जैसे फिज़िक्स वाला हो गया, आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं हमारे पास कि सर आप एक ऑनलाइन चीज़ शुरू करिए, आप ऐप शुरू करिए, आप ऑनलाइन शुरू करिए। पर देखिए, हम लोग अपने स्कूल में बिलीव करते हैं कि एक स्टूडेंट और एक टीचर का जो बॉन्ड बना रहना चाहिए, उससे ही स्टूडेंट आगे चलते हैं। और हमारे बच्चे, कई बच्चे आईपीएस बने हैं, कई बच्चे एसपी बने हैं, कई बच्चे डीएम बने हैं, और उनके भी बच्चे हम लोग के यहाँ पढ़े हैं। तो आज कोई भी बच्चा जाता है, भले ही मैं दिखता थोड़ा सा यंग हूँ, बट मैं ऑलमोस्ट 6-7 साल से अब स्कूल संभाल रहा हूँ, तो बाहर बच्चे जाते हैं तो कई बार हमें देख के बोलते हैं, तो भाई हमारे लिए तो सबसे बड़ा एक, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा एक प्राइज़, एक इनाम तो यही है कि बच्चे बाहर जाके भी हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बच्चे अपने बड़े लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और यही एक स्कूल सिखाता है उन्हें। बाकी चीज़ें तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे जाके भी सीख जाते हैं, बट एक जो मॉरल्स होते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अपने क्या कहते हैं, अपने से दूसरों से प्यार से सही से बात करना, जो आज की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है नशा, उससे दूर रख के अपने आप को एजुकेशन में आगे बढ़ाना, तो वो सब चीज़ों का काम सिर्फ एक स्कूल करता है। तो बस उसी में हम थोड़ा सा योगदान देते हैं। हरिओम रावत जी, भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा की आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हमारे मंच पर इस सेशन में युवा भी हैं, आपका भी अहम योगदान होगा, और आपने भी कहीं ना कहीं एक युवा होने के नाते बीड़ा उठाया होगा कि मैं भी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करूं, युवाओं के लिए क्या कर सकता हूं, इस पर आपने फोकस किया होगा। तो क्या आपकी तरफ से, चूंकि आपकी पार्टी की सरकार भी है प्रदेश में, केंद्र में विधायक आपके, सांसद आपके प्रदेश के अंदर मंत्री हैं, केंद्र में आपके मंत्री हैं, तो क्या आपकी तरफ से योगदान एक युवा होने के नाते आगरा के युवाओं के लिए? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे मंच पर यहाँ बुलाया है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने युवाओं के लिए इतना काम किया है, वो सब आज धरातल पर दिखता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश में पहले जो IIT IIM थे उससे जस्ट डबल बनाने का काम हुआ है। मेरे ख्याल से हर रीजन में एक यूनिवर्सिटी, हमारे आगरा अलीगढ़ की बात करें तो मेनपा यूनिवर्सिटी अभी युवाओं के उद्देश्य से ही बनाई गई है, एजुकेशन के उद्देश्य से बनाई गई है, और हर जिले के अंदर आप बात करेंगे तो कई ITI कॉलेज लड़कियों के लिए, जैसे हमारे आगरा जिले की बात करें तो रोहता पे बन रहा है, ऐसी हर जिले में छोटे छोटे कॉलेज बनाने का काम किया है। एजुकेशन सेक्टर में सरकार ने बहुत काम किया है, और युवाओं को वो आगे आए बढ़े, इसके लिए रोजगार के लिए भी छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, सरकारी सहायता से देने का काम हुआ है। वो जो 2014 में जो स्टार्टअप बने थे वो 2024 तक आते आते उनमें से बहुत से स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने का काम हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, और सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि आप जानते हैं सरकारी नौकरियों से, ये 140 करोड़ का देश है, सबको हम लोग सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, तो जो एक युवा जो एक बड़ी कंपनी स्थापित कर लेता है तो कम से कम 1000 से 2000 लोगों को रोजगार दे सकता है। तो माननीय मोदी जी का यही कहना है, उनका कहना है कि आज के युवा को अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ना चाहिए, उसको एक कंपनी स्थापित करके या स्टार्टअप स्टार्ट करके और आने वाले समय में और युवाओं को नौकरी देने का काम करना चाहिए। मैं उनकी इस भावना से बहुत प्रेरित हूँ, और मैं मान के चलता हूँ कि मैं या मेरे जैसे युवा साथी जो व्यापार में काम करते हैं या आगे जुड़ना चाहते हैं, वो कम से कम अपने लिए काम ना करें, कम से कम अपने साथ 100, 200, 50 जितना भी दे सकते हैं लोगों को रोजगार देने का काम करें, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए हम लड़ते रहेंगे तो मुझे लगता है 3-4 करोड़ होंगी देश में, इतने से ज़्यादा नौकरी नहीं होंगी, इतनी ही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों हम जो अपनी क्षमता के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। और युवाओं के लिए राजनीति की बात मैं करूँगा, माननीय मोदी जी ने अभी मंच से आह्वान भी किया, कई बार वो मौक़ों पर कहते हैं, मैं ऐसे 1 लाख युवाओं को अब राजनीति में लाना चाहता हूं जिनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से संबंधित नहीं हो, यानी कि वो एकदम नए लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं, नए युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं। जो कई आप देख रहे हैं बहुत सी पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें जब इतने भी युवा नेता हैं वो मृतक आश्रित युवा नेता हैं। आप उठा लीजिए, या तो उनके पिताजी ने पार्टी बनाई
बड़े हुए या वो नहीं रहे, उसके बाद वो नेता युवा नेता बन गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप युवा मोर्चा के माध्यम से इतने युवाओं की फौज खड़ी है, जितने भी हमारे नेता हैं वो सभी कहीं ना कहीं युवा मोर्चा में रहे हैं, आज वो सरकारों में मंत्री हैं। तो हमारे यहाँ पार्टी की जो सेकंड लेयर है बहुत मजबूत है। दूसरी पार्टियों में आपको नहीं दिखती होगी, वहाँ केवल सुप्रीम पावर रहती है, वहाँ सेकंड लीडरशिप आपको चमकती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। तो यहाँ युवाओं को बहुत मौके मिल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी काम कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो देश के अंदर आप देखेंगे कि जितने एक्सप्रेसवे पहले नहीं थे वो एक्सप्रेसवे आज बने हैं और कॉलेज बन रहे हैं, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत काम हो रहा है। चलिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की है तो मैं रोहित जी से ही समझता हूं कि कितना काम हुआ है और क्या कवर अप कर पाया। जैसे आपने बताया कि कोविड में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, तो अभी स्थिति क्या है और जो बातें कर रहे हैं बीजेपी के नेता, आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने आगरा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना काम किया या फिर आप लोगों की उम्मीदें क्या हैं, क्या और होना चाहिए आगे? देखिए, जैसा अभी हरिओम जी बता रहे हैं, वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है वो काम आज तक किसी भी सरकार में या किसी जगह इस तरह से नहीं किया गया। और उसमें माननीय नितिन गडकरी जी ने जिस तरह से अपना योगदान दिया है और जो वो एक एक रोड, एक एक एक्सप्रेसवे के नाम उनकी जबान पर रटे हुए हैं, जिस तरह से उसके बारे में वो बयान करते हैं, उससे वास्तव में भारत जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था आज हम इतने बड़े लेवल पर बढ़ते चले जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में नो डाउट अभी भी हम बहुत पीछे हैं। देखा जाए और देशों में जब हम जाते हैं और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं और अपने यहाँ लौट कर आते हैं और जब अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें लगता है कि अभी हमारे देश में बहुत काम बाकी है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो आते हैं, भारत में अवसर तलाशते हैं। हम लोगों के लिए तो एक बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि हम भारत के ही लोग हैं और हमें अपने देश में काम करने का मौका मिल रहा है। और हम अपने देश में अगर इस तरह की सोच लाएंगे, इस तरह की डेवलपमेंट लाएंगे तो देश को भी बेहतर बनाएंगे और साथ में देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने में भी हम लोग काम करेंगे। अभी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की आप जो बात कह रहे हैं, तो हम लोगों ने आगरा में इसीलिए एक जो सोच लाई है कि अभी पुरानी सोच से हटो, पुरानी चीज़ों से हटो, कुछ नया करते हैं। और एक आदमी जिसका एक सपना है उसके घर लेने का, एक प्लॉट लेने का, तो वो 30-40 लाख रुपए तो खर्च कर सकता है, मगर उस 30-40 लाख रुपए के बाद जो वहाँ पे 10-15 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट एक कॉलोनी के अंदर है, वो डेवलपमेंट भी सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए ही पूरा रेरा को अभी नियामक बनाया गया, यूपी बोर्ड के थ्रू जो है नक्शे पास की सब जो है सुविधाएं की गई हैं कि आप एडीए के अंदर हैं तो एडीए से नक्शा पास कराएं। लोग आधी अधूरी चीज़ों पे काम शुरू करते हैं, आधी अधूरी चीज़ों को देख के ग्राहक भी आता है और उसे लेके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको उतनी ही नॉलेज होती है जितनी नॉलेज उसको दी जाती है। अब योगी जी ने भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं, पोर्टल पर जाके देखिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो गई हैं। प्रॉपर्टीज़ को लेके कि हम प्रॉपर्टीज़ की सर्च करते हैं तो कैसे सर्च कर सकते हैं, और बिल्डर्स के ऊपर भी काफ़ी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। जो पुराने बिल्डर्स थे जिस तरह से चीज़ों को करके गए, अब आज समय बहुत बदल चुका है, तो कस्टमर्स को भी ये सब चीज़ों का मिल रही है फैसिलिटी। और हमें लगता है आगरा में अगले आने वाले 5 से 10 साल में जो आगरा स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में आगरा जो है पूरे प्रदेश का भी एक नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। और आगरा के अंदर जिस तरह से अब तक रोड नेटवर्क बनाया गया है, जैसे हमारा आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया है, आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। आगरा के अंदर रोड कनेक्टिविटी के मामले में देखें तो हम यूपी में नंबर 1 हैं इस समय, बट अभी थोड़ी सी चीज़ें हैं। एयरपोर्ट बनना है, एयरपोर्ट की अभी रह गई है, हमारा यमुना पे डैम बनना है, ताज कॉरिडोर का जो चीज़ें चल रही थी वो डेवलप हो रही हैं, तो काफ़ी बदल गया है और काफ़ी हमें उम्मीद है ये लोग बदलेंगे। ठीक है, विख्यात भटनागर जी, एजुकेशन सेक्टर में आप और क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए शासन की तरफ से? हायर एजुकेशन को लेकर भी क्या होना चाहिए, क्योंकि आप भी उस दौर से गुजरे हैं और आपने अपने बचपन से लेकर अब तक की जो पढ़ाई की होगी उसके बाद आपने इस बात का एहसास ज़रूर किया होगा कि आगरा के अंदर क्या इस तरीके की एजुकेशन मौजूद है या नहीं है कि आगरा से बाहर बच्चों को ना जाना पड़े, छात्रों को ना जाना पड़े। देखिए, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने स्कूल संभाला भी है और मैं कॉलेज गया भी हूँ, स्कूल भी गया हूँ। तो जैसा मैंने देखा कि मेरे टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत अलग था। हम लोग को सिर्फ
बुक से पढ़ाया जाता था और थोड़ा बहुत पढ़ के हम एग्ज़ाम दे देते थे, हो जाता था। आजकल के टाइम पे जो बच्चे हैं उनका बहुत अलग तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है। उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादा दी जाती है, थ्योरेटिकल बहुत कम दी जाती है। और जैसा कि आपने बाहर देशों में भी देखा होगा कि बाहर देशों में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, जैसा कि सर ने बोला कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को सबसे जल्दी फील्ड में उतारा जाता है। उनके बच्चों को किताबी ज्ञान से ज़्यादा सबसे पहले फील्ड में उतारा जाता है, सबसे ज़्यादा उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि आपको ये करना है, आपको वो चीज़ करनी है। जबकि भारत में थोड़ी सी इस चीज़ की कमी है। हम लोग सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद बस वो चीज़ हो गई, पर उससे ज़्यादा मैं बस ये सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए जैसे उन्होंने थ्योरेटिकल किताबें बनाई हैं, वैसे ही जैसे अभी एक सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ लॉन्च करी थी, उसका नाम था अटल टिंकरिंग लैब, जिसके अंदर बच्चे अपने दिमाग से सोच बूझ के अपनी चीज़ें बना सकते हैं। और वो हमारे स्कूल के अंदर है, हमने सरकार से परमिशन लेकर उसको बनवाया भी है। तो ऐसे ही सरकार अलग अलग लैब्स बनवाए, जिसके अंदर अलग अलग वर्कशॉप्स करवाए, जिसके अंदर जिन बच्चों के अंदर क्या कहते हैं एक इंटरेस्ट है चीज़ों को लेकर, वो सिर्फ किताबी ज्ञान में ही ना रह जाए, वो अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को बनाना सीखें, जिससे आगे चल के हमारा भी इंडिया उसी तरीके से डेवलप हो पाए जैसे बाहर के देश हैं। ठीक है, हरिओम जी, देखिए जैसा कि अभी विख्यात भटनागर जी बता रहे हैं कि वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज मिले छात्रों को और आगे वो करियर अपना ग्रो कर पाएं। और दूसरा ये कि अभी कुछ और ऐसी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हैं जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा इन दोनों मुद्दों पर आप अपनी बात रखें। मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, एजुकेशन सेक्टर में कितना काम सरकार ने किया है और कितना कर रही है। देखिए सर बता रहे हैं कि काम तो हुआ, लेकिन कुछ और ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, इतने लंबे समय तक पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमको आज काम दिखता नहीं हो। आप गांव के अंदर भी चले जाएंगे तो वहां ग्राम पंचायत का सचिवालय भी बना है नया, आप ब्लॉक में चले जाएंगे तो वहां ब्लॉक परिसर भी नया बना है। यानी कि आप देखो इससे पहले देश में कितना काम कब हुआ होगा हमें नहीं पता है। 18,500 गाँव के अंदर हमने नए गाँव के अंदर बिजली देने का काम किया है। तो अभी गुंजाइश है, जितना हम नहीं कहते कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा कर दिया है कि वो अब आगे जरूरत नहीं है। बहुत सारी ज़रूरतें देश के हिसाब से हैं, नई पीढ़ी के हिसाब से हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है आने वाले समय में और अच्छा होगा। और हर जिले के अंदर आप देखेंगे एजुकेशन के मामले में हर सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी पीपीपी मॉडल पर यूनिवर्सिटियों के लिए सहमति दी है। और हमारे यहाँ भी इधर देखेंगे आप, रमाडा से आगे एक अग्रवन यूनिवर्सिटी बनी, अभी इनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी, इसको भी सरकार ने अनुमति दी है। तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत काम हो रहा है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, हम ये मानते हैं बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है और होगा, और सबके लिए अच्छा होगा, युवाओं के लिए अच्छा होगा। ठीक है जैन साहब, मैं एक आखिर में आपसे बायर्स के लिए एक संदेश चाहूँगा कि किन बातों का ध्यान रखें संक्षेप में, क्योंकि अक्सर बायर्स परेशान होते हैं, बिल्डिंग अपना फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में बड़ी सारी परेशानियां उनके बीच में आती हैं। बायर्स को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बायर्स पहले खरीदने से पहले ये देखें जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है उस प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है, उसके पेपर की लीगलिटी क्या है, क्या वो पेपर बिल्डर ने परचेज किए हैं, लैंड एक्वायर किए हैं या नहीं किए हैं। अभी तक पीछे यही होता आया है कि लैंड एक्वायर हुई नहीं और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। बिल्डर के नाम में ही ज़मीन नहीं है तो वो रजिस्ट्री कैसे करेगा आगे। जब बिल्डर के पास वो टाइटल हैं, वो टाइटल को सब चेक कर सकते हैं। आज के समय में लीगलिटी बहुत आसान हो गई है, गूगल के ऊपर 1 मिनट में जाके सब कुछ दिखने लगा है। पहले हम आज से बात करें 10 साल पीछे तो कुछ भी नहीं दिखता था। आज यूपी गवर्नमेंट ने भूलेख के ऊपर आपकी सब खतौनियाँ डाल दी हैं, आप पेपर को अपना जहाँ भी आराम से चेक कर सकती हैं। तो जब भी कोई कस्टमर परचेज करता है तो पहले लीगल टर्म्स को चेक करे, फिर बिल्डर की प्रोफाइल को देखे कि जो बना रहे हैं उनकी वास्तविक में पीछे बैकग्राउंड क्या है और आगे क्या बनाने वाले हैं, उनकी योजना कैसी है, किस योजना के आधार पर वो कस्टमर को अपना प्रोजेक्ट दे रही हैं। आज के समय में प्रोजेक्ट बेचना कोई बड़ा काम नहीं है, मगर उसको एक्चुअल में डेवलप करके मूलभूत ढांचे को डिलीवर करना ये सबसे बड़ा काम है। आज कस्टमर आया, उसने अपना एक रजिस्ट्री कराया, चला गया, उसको 3 साल तक याद भी नहीं है कि उसने एक प्लॉट खरीदा है
और वहाँ उस कॉलोनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो आने वाले समय में उजाड़ हो गई या डेवलप हो पाई। तो डेवलप तभी होती है चीज़ें कि जब वहाँ पे डेवलपमेंट पूरा हो पाता है, और डेवलपमेंट पूरा तभी हो पाता है जब उसके पीछे बनाने वालों की सोच, फंडिंग, वो सारी चीज़ें प्रॉपर ठीक होनी चाहिए, तभी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं सभी बायर से यही कहना चाहूँगा, आप खरीदें बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपकी बड़ी गाढ़ी जमा पूंजी होती है, जिस जीवन भर की जमा पूंजी को आप लगाते ही है। इन्वेस्टर आता है, उसको अपनी पूंजी को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए बड़ा आसान है, आप उसको फंडामेंटली प्रॉपर तरीके से देखें और उसके बाद आप उस पर निर्णय लें कि हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट में लेना है या नहीं लेना है। विख्यात जी, इंटरेक्शन जो कम हुआ था कोविड के बीच में, आप बता रहे थे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, अब एक संदेश कि आपको छात्रों, आपकी तरफ से छात्रों के लिए है एजुकेशन सेक्टर में किस तरह खुद को ग्रो करने के लिए करें और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे हासिल करें। देखिए, मेरा बस ये संदेश है छात्रों के लिए कि अब जब वो अपने स्कूल से निकल के जाते हैं, देखिए हम तो उन्हें एजुकेशन देने का काम करते हैं, बट उन्हें बाकी की जो एजुकेशन, जो दुनिया की एजुकेशन मिलती है, कि उन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि बच्चे स्कूल के अंदर तक तो हम लोग संतुलित करके रख सकते हैं, पर बाहर जो उनको बाकी के जो नशे और स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों से उनको दूर रखने का काम सिर्फ वो खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि ना वो वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, ना वहाँ पे उनके माता पिता पहुँच सकते हैं। बच्चे जब कॉलेज जाएं, जब आगे अपनी ज़िंदगी में कभी भी जाएं, तो बस ये ना भूलें कि उनके माँ बाप ने, उनके टीचरों ने स्कूल टाइम पे उनके पढ़ने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए कितना संघर्ष किया है। बस उस संघर्ष को ध्यान में रख के अपने आगे बढ़ें और मुझे यकीन है कि वो सफल होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए। तो इस सत्र में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की, एजुकेशन सेक्टर को लेकर बात की, राजनीति को लेकर बात की, खास तौर पर युवा राजनीति की हमने बात की है। हम उम्मीद करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगरा और विकास करे, तरक्की करे, एजुकेशन में यहाँ के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल पाए।